नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विद अमिताभ पर। और हर रोज की तरह आज हम चीरफाड़ यानी कि एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल का। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन गेन्स, यानी कि भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण की रणनीति पर आधारित है। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ देश दुनिया की आर्थिक हलचल को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस एनालिसिस में हम इन 4-5 बड़े पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला है पॉइंट, कैसे भारत ने 20 से ज़्यादा नए सेक्टर्स में 17 से अधिक नए देशों को अपना बाजार बनाया। दूसरा पॉइंट है नॉन ऑयल एक्सपोर्ट में 9% की बढ़त का असली सच क्या है। तीसरा जो पॉइंट है वो है वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे ट्रेड को कितना बड़ा झटका लगा है। चौथा पॉइंट है भारत में सोने की भूख 82% क्यों बढ़ गई, जिससे प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा। और पांचवा पॉइंट है और सबसे जरूरी, सर्विस सेक्टर में 49% की हिस्सेदारी के बीच एआई का खतरा भारत को कितना भारी पड़ेगा। तो बिना एक पल भी गवाए पेन और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि आज का एनालिसिस आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। आगे बढ़ने से पहले नीचे के जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। डाइवर्सिफिकेशन गेन्स, ये जो हेडलाइन है ये बताता है कि भारत जो है अपने निर्यात को अलग अलग देशों में भेजकर जो विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन अपनाई है उससे उसे क्या फायदे हुए हैं। ठीक है। और सब हेडलाइन जो है वो है आपका इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है इंप्रूव करने की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट क्वालिटी, यानी कि भारत को जो है दुनिया के बाजारों में टिकने के लिए ना दो चीज़ों पर काम करना होगा। पहला जो चीज़ है वो है चीज़ों की कीमत कम करनी होगी या रखनी होगी, और दूसरी जो है उनकी क्वालिटी यानी कि जो उनका गुणवत्ता है उसको बहुत बेहतर करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इंडिया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन अप्रैल 2026, ये जो है आपका सब्जेक्ट है, परफॉर्मेंस इन अप्रैल 2026। ये पूरा का पूरा लाइन हैज़ बीन कमेंडेबल, ये बड़ा प्रशंसनीय रहा है, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, सराहनीय रहा है इसको ये इसका परफॉर्मेंस, इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अप्रैल 2026 में। ये रेखांकित करता है द अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, ये सरकार और उद्योगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं क्या करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि जो मतलब क्या कहेंगे संकट के समय में जो है डाइवर्सिफाई करने की जो सरकार और उद्योग के द्वारा जो किए गए प्रयासों को ये रेखांकित करता है। मतलब ये है कि आसान शब्दों में देखें तो इससे ये साफ पता चलता है कि मुश्किल समय में भी हमारी जो सरकार है और देश के उद्योगों ने नए नए रास्ते और देश खोजने की जो कोशिश की थी वो सफल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द वेरियस ट्रेड डिसरप्शंस, कहा जा रहा है डिस्पाइट तो जानते हैं के बावजूद, और ये आपको पता है कि ये जो है डिस्पाइट जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, डिस्पाइट और ऑल्दो। डिस्पाइट के बाद हमेशा जो है ना नाउन आता है, समझ गए आप। डिस्पाइट के बाद जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज आता है, लेकिन ऑल्दो अगर आएगा जो कि सेम होता है डिस्पाइट के दो या ऑल्दो, तो वो जो है वो उसके बाद क्लॉज आएगा, यानी कि उसके बाद एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस यानी क्लॉज आएगा जिसमें वर्ब भी रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो नाउन फ्रेज आएगा उसमें वर्ब नहीं होंगे। तो डिस्पाइट द वेरियस ट्रेड डिसरप्शंस, कहा जा रहा है कि कई सारे जो रुकावटें थी, ठीक है ना, कई सारे इसमें मतलब तमाम रुकावटों के बावजूद, या मतलब कह सकते हैं डिस्पाइट द वेरियस ट्रेड डिसरप्शंस, यानी कि व्यापार में चल रही जो तमाम रुकावटें थी ना उसके बावजूद भी जो है क्या हुआ है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है ग्रीव नियरली 14% इन अप्रैल 2026 टू $43.6 बिलियन। ठीक है, यानी कि ये जो मर्केंटाइज है यानी कि जो भारत से जो बाहर भेजे जाने वाले जो सामान है ना, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स, मर्केंटाइज का मतलब होता है गुड्स सामान, और एक्सपोर्ट्स का मतलब जो निर्यात, यानी कि बाहर भारत से बाहर भेजे जाने वाले
सामान जो है वो अप्रैल में 2026 के दौरान लगभग 14%, नियरली मतलब लगभग 14% जो है बढ़ा है अप्रैल में, और ये बढ़कर जो है 43.6 बिलियन डॉलर हो गया है। बिलियन डॉलर, 43.6 बिलियन डॉलर मतलब अरब डॉलर तक पहुंच गया है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज, इनमें से जो कुछ जो है, सम ऑफ दीज एज इवन द कॉमर्स सेक्रेटरी हैज एक्नॉलेज्ड, यहां तक कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन्होंने भी जो है इस बात को स्वीकार किया है, वाणिज्यिक सचिव ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ये किस वजह से है? ये जो है इज ड्यू टू द ओवरऑल राइज इन प्राइसेस, मतलब कि ये जो दुनिया भर में जो चीज़ों की जो कीमतें बढ़ी है ना, या जो बढ़ गई है ना, जिसकी महंगाई की वजह से कुल वैल्यू जो ज़्यादा दिख रही है, या ये जो है ये इसी कारण से है। मतलब इस बढ़त का जो कारण है ना, ये जो सम ऑफ दिस जो है, मतलब कि इनमें से कुछ का जो बढ़ना है, जैसा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी स्वीकार किया है, ये प्राइसेस में ओवरऑल राइज की वजह से हुआ है। ओवरऑल राइज का मतलब जो समग्र एक तरीके से आप वृद्धि या मतलब बढ़ोतरी की वजह से हुआ है। अनदर सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं, तो अन्य जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जो कारण है या कारक है, वो रहा है क्या? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मार्केट सर्व्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। मतलब अब जो है, जो भारतीय निर्यातक जो हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो जो है अब नए देशों के बाजारों में उन्होंने जो है कदम रख दिया है। यानी अब जो है मतलब कि भारत जो है पहले से कहीं ज़्यादा देशों को अपना सामान बेच मतलब रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, कहा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के जो अनुसार अगर आप देखें हैं तो एटलीस्ट कम से कम 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स, कम से कम 20 ऐसे व्यापारिक क्षेत्र हैं जिन्होंने जो है 17 या उससे ज़्यादा न्यू डेस्टिनेशन को जोड़ा है इन द लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल में जो है इसने कितना, 17 या 17 से ज़्यादा, ठीक है ना, 17 या 17 से ज़्यादा जो है वो नए देशों को अपने साथ जोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट समझते हैं ना, जिसमें जो मतलब कि हाथ से बुने कपड़े या सामान जो होते हैं, तो हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो होते हैं आर नाउ एक्सपोर्टेड टू 29 मोर कंट्रीज देन इन 2024-25। 2024 और 25 के मतलब कि क्या कहेंगे आप, 2024-25 के मुकाबले में जो है अब जो है भारत क्या कर रही है, 29 नए देशों में मतलब कि ये सामान भेज रही है, हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है नाउ एक्सपोर्टेड टू 29 मोर कंट्रीज। मतलब जितना 2024-25 में जितने कंट्रीज को भेजी जाती थी ना, उससे अब जो है 29 और ज़्यादा कंट्रीज को भेजी जा रही है। ठीक है, निर्यात किया जा रहा है। द एडिशनल एक्सपोर्ट्स, ये जो एडिशनल एक्सपोर्ट्स है भैया, अतिरिक्त जिसको मतलब कि कमाई जिसको जो निर्यात से हो रहा है, ठीक है, 10 जनरेटेड, इस तरह जो जनरेटेड हुए हैं 10 जनरेटेड, समझिए 10 जनरेटेड का मतलब ये जो है आपका एक तरीके से क्या कहेंगे आप, मतलब कि ये जनरेटेड जो है ना, ये आपका एक एक मतलब कि रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है। इसका मतलब है कि विच वर 10 जनरेटेड, विच वर 10 जनरेटेड, ठीक है ना। तो एडिशनल एक्सपोर्ट्स विच वर 10 जनरेटेड के बदले में जो है इसको आप कह सकते हैं रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना। तो 10 जनरेटेड ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, एक तरीके से क्लॉज ही है ये। जो एडिशनल एक्सपोर्ट्स इस तरह जो मतलब कि जो क्या कहेंगे आप उसको, जो क्या कहेंगे, एक तरीके से ना ये उत्पन्न कहिए, इस तरह से उत्पन्न जो एडिशनल एक्सपोर्ट्स है वो अभी भी कम है, और स्टिल मतलब स्मॉल, बट एस्टैब्लिशिंग दीज पाथवेज इज वाइटल प्रोग्रेस। लेकिन कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिश करना, यानी कि नए देशों के साथ जो है व्यापार के रास्ते खोलना, अपने आप में एक बहुत बड़ी और
जरूरी प्रगति है, इज अ वाइटल प्रोग्रेस। ठीक है। द डाटा ऑल्सो शो, ये जो डाटा है ये यह भी दर्शाता है, ठीक है ना, यह क्या दर्शाता है भैया कि दैट सेवरल ऑफ इंडियाज की एक्सपोर्ट सेक्टर्स, यानी कि भारत के जो कुछ मुख्य की मतलब मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर जो निर्यात के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गया आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया। तो ये सारे जो की एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्टेड मोर इन अप्रैल 26 देन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल के इसी महीने में जितने सामान जो है विदेशों में बेचा गया था उसके मुकाबले में जो है इस बार 2026 अप्रैल में क्या हुआ है, इसने जो है ज़्यादा मतलब कि सामान विदेशों में बेचा है, एक्सपोर्ट मोर। ठीक है, चलिए, दिस सजेस्ट, तो इससे यह पता चलता है, इससे यह मतलब कि पता चलता है किस चीज़ का पता चलता है, रेजिलियंस, मजबूती का, इन दिस सप्लाई चेन्स। ये जो सप्लाई चेन है ना हमारा, जो मतलब कि ये जो सप्लाई चेन है आप कह सकते हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला है, उस वो एक मतलब कि उसकी मजबूती को सजेस्ट करता है, मतलब ठीक है। और किस चीज़ का सजेस्ट करता है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वंस, और साथ ही साथ जो है हम नए व्यापारिक जो संबंध बना रहे हैं उसमें जो कामयाब हो रहे हैं उसको भी जो है यह मतलब कि मतलब ये जो है सजेस्ट करता है। दिस का मतलब समझिए, यहाँ पर जो पहला जो दिस है ना, यहाँ ये दिस, ये डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि सॉरी यार, कहाँ चले गए, शिट, कैंसिल। ये जो दिस है ना, ये दिस जो है आपका ये, ओहो, हाँ, ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करते हैं कि ये जो पिछले पूरे वाक्य जो इसके पहले देखे हैं आप, उसी के तथ्य की ओर इशारा करता है। ये जो हुआ है कि 2026 में जो पिछले साल के मुकाबले हम ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये इससे इस बात का पता चलता है कि हमारे जो सप्लाई चेन में मजबूती है, रेजिलियंस है, और जो है नया जो देशों के साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं उसके बारे में भी ये बताता है। समझ गए, ये कहने की मतलब है। अनदर टेस्ट, जो अगला एक जो क्या कहेंगे, एक परीक्षा है या वो क्या है, जो टेस्ट है इसका, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ, यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ के जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, उसका जो परीक्षण मतलब अन्य परीक्षण जो है या अन्य परीक्षा जो है वो क्या है, इज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वो क्या है कि आप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम आयात करते हैं उसके इफेक्ट को हटा देना है, एंड देयर इन्फ्लेटेड प्राइसेस फ्रॉम द मिक्स। ये जो मिक्स है ना उससे, इसका साधारण शब्दों में समझिए इसको, अगर हम भारत की जो निर्यात है उसकी असली मजबूती को परखना है ना, तो हमें कुल आंकड़ों में से पेट्रोल और डीजल के तेल जो हैं और उनकी बढ़ी हुई जो कीमत है उसके असर को हटाकर देखना होगा, क्योंकि तेल की कीमतें जो है वो वैश्विक कारणों से घटती बढ़ती रहती है, तो इसीलिए जो है हमको उस मिक्स से उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हेयर टू इंडिया हैज़ परफॉर्म रीजनेबली वेल, और कहा जा रहा है कि यहाँ भी जो है भारत ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि हम अगर तेल के आंकड़ों को भी हटा दें तो भी भारत का प्रदर्शन काफ़ी हद तक अच्छा और संतोषजनक रहा है। इंडियाज़ नॉन वाइल जो एक्सपोर्ट्स है, जो वाइल के अलावा जो नॉन वाइल एक्सपोर्ट्स है, वो कितना बढ़ा है, 9% बढ़ा है, नॉन वाइल एक्सपोर्ट्स, यानी कि वाइल के अलावे। ठीक है, तो नॉन वाइल जो एक्सपोर्ट्स हैं आपके, यानी कि गैर तेल निर्यात एक्सपोर्ट्स, ठीक है, वो जो है 9% बढ़ा है। कब बढ़ा है, 2026 अप्रैल में बढ़ा है,
और ये बढ़कर जो है लगभग $40 बिलियन हुआ है। नोटेबली, ये नोटेबली जो है ना ये एडवर्ब है, और ये पूरे सेंटेंस को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मतलब कि ये क्वालिफाई करता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ है ना, यानी कि सामान को जो बाहर भेजने का जो ग्रोथ है, विकास जो है, ऑल्सो आउटपेस द ग्रोथ ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स एट 9.9%। ये जो है क्या कहेंगे आप इसको, ये आउटपेस किया है। आउटपेस मतलब पीछे छोड़ दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं जो भारत का जो निर्यात जिस रफ्तार से बढ़ा है, उसने आयात जो है वो कितना है, 9.9%। ठीक है ना, ठीक है। ये सामान खरीदने का जो है, हम लोग जो सामान खरीदते हैं, आयात करते हैं, वो 9.9% था। उसकी रफ्तार को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी हम खरीद कम रहे हैं और बेच तेजी से रहे हैं। ठीक है। दैट सेट, अब दैट सेट का तो मतलब आप कितना बार बताए हैं, मतलब कि ये जो कहने की बात है, ये दैट सेट जो है ना, ये एक ट्रांजिशन फ्रेज होता है। ये मतलब कि इसको आप इसके बावजूद भी कह सकते हैं या फिर भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि इसके बावजूद या इतनी अच्छी बातें, ये जो एक्सपोर्ट्स का बढ़ना जो हो गया, तो ये इतनी अच्छी बातों के होने के बावजूद जो है इम्पैक्ट जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस का, वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वो क्या है, एक्सपोर्ट टू वेस्ट एशिया। अब जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे वेस्ट एशिया देशों को जो है ठीक है, वो कितना गिरा है, 28% गिरा है अप्रैल में, फॉलोइंग अप ऑन एन इवन लार्जर कॉन्ट्रैक्शन इन मार्च। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे आप, मतलब एक तरीके से कहिए कि जो वेस्ट एशिया में जो अप्रैल में जो 28% जो गिरा है ना, वो गिरावट जो आई है, और ये गिरावट तब हुई जब मार्च के जो महीने में जो है ना, वहाँ के व्यापार में इससे भी बड़ी कमी दर्ज की गई थी। मतलब फॉलोइंग अप, ये मतलब ये उसको फॉलो अप कर रहा था, मतलब उसके बाद आ रहा था ऑन एन इवन लार्जर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा गिरावट जो कि मार्च में हुई थी, उसके बाद जो है अप्रैल में 28% की गिरावट आई है। समझ गए बात को। इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रीजन, इस रीजन से जो इम्पोर्ट्स है ना, वो भी टू फेल अबाउट 32%, वो भी कितना गिरा है, लगभग 32% गिरा है। दिस इज अ वाइटल ट्रेड लिंक। अब कहा जा रहा है कि ये जो है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी एक ट्रेड लिंक है इंडिया के लिए, एंड गेन्स इन अदर रीजन्स आर नॉट येट एनफ टू आउटवे द लॉसेस हेयर। और जो ये जो गेन्स है ना, मतलब जो छोटे मोटे जो फायदे हुए हैं अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, आर नॉट येट एनफ, ये अभी भी उतने पर्याप्त नहीं है कि वो जो है उसकी भरपाई कर सके लॉस का जो यहाँ पर हुआ है। वेस्ट एशिया से जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उसको लेकर जो मतलब कि एक तरीके से आप क्या कहेंगे आप, जो लॉसेस हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। ये आर नॉट येट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है अभी भी कि वो जो है लॉसेस को आउटवे करे। ठीक है, वो लॉस जो है वो उसकी भरपाई करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट्स ऑफ द सेफ हेवन एसेट गोल्ड। ठीक है, ये जो इंपोर्ट्स है सेफ हेवन एसेट गोल्ड का, सेफ हेवन मतलब कि जो सोना को जो है ना, सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है संकट के समय में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो सुरक्षित निवेश माने जाने वाला जो सोने का जो आयात है ना, वो कितना बढ़ा है, 82% बढ़ा है अप्रैल में, विच इज़ परहैप्स, इसलिए शायद जो है व्हाट प्रॉम्प्टेड, जो प्रेरित किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो आग्रह करे लोगों से कि वो खरीदना बंद करे। बाइंग जो है यहाँ पर आपका जिरंड है। ठीक है, टू स्टॉप बाइंग गोल्ड। और किस लिए प्रॉम्प्ट किया, यह प्रॉम्प्ट इससे भी जुड़ा हुआ है, टूवर्ड्स, और इससे भी जुड़ा है द गवर्नमेंट टू हाई, और सरकार को प्रेरित किया है कि वो हाइक बढ़ाए इंपोर्ट ड्यूटीज में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर हाईलाइट ऑफ द डेटा, जो अनदर हाईलाइट है आपका इस डेटा का, ठीक है, वो क्या है? इज द कंटिन्यूड राइज इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। ये बड़ा मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि अनदर हाईलाइट जो है इस डेटा का वो क्या है? लगातार जो बढ़ोतरी है किस चीज़ में? इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर हैं, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है ना, उसके उसके महत्व में निरंतर वृद्धि की बात ये दिखा रहा है, जो कि एक बड़ी और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि सर्विसेज सेक्टर में कैसे हो, क्या क्या हो गया, आईटी हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये लगातार मजबूत और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, द शेयर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो हिस्सा है सर्विसेज सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट्स में, वो बढ़ा है टू अबाउट 49%। ये कितना बढ़ के हो गया है? 49% हो गया है, कंपेयर टू 39% इन 2014। यानी 2014 में ये जो था 39% था, अब उसके मुकाबले में अब ये इसका हिस्सा जो है सर्विसेज सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट्स में वो 49% हो गया है। ठीक है, रादर देन अ रीज़न फॉर कॉम्प्लेसेंसी, ठीक है, यानी कि ये जो कामयाबी है ना सेवा सेक्टर में, तो उसके लिए जो कॉम्प्लेसेंसी है, यानी कि आत्मसंतोष कहिए, ठीक है ना, तो आत्मसंतोष का कारण होने के बजाय, रादर देन के बजाय, तो आत्मसंतोष के कारण, मतलब कहने का मतलब है कि सेवा क्षेत्र की जो ये कामयाबी है हमारे लिए निश्चिंत होकर बैठने की नहीं है। ठीक है, उसकी वजह नहीं बननी चाहिए ये। तो वही बोल रहा है कि रादर देन अ रीज़न फॉर कॉम्प्लेसेंसी, यानी कि आत्मसंतोष का कारण होने के बजाय ये जो होना चाहिए क्या? दिस शुड मेक द गवर्नमेंट टेक नोट। ये क्या करना चाहिए कि इसके वजह से जो है सरकार को और ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, टेक नोट। एनी लॉस ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एज इन आईटी, ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। एनी लॉस ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एज, जो कॉम्पिटिटिव एज है इंडिया का आईटी सर्विसेज में, खास करके जो है ड्यू टू द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो राइज हुआ है, मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे, तेजी से जो बढ़ रहा है, ठीक है, उसके वजह से विल बी अन इंक्रीजिंगली कॉस्टली लॉस टू इंडिया। तो बोल रहे किसी भी तरह का लॉस, ठीक है ना, तो किसी भी मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय के कारण जो है विशेष रूप से आईटी सेवाओं में जो है ना प्रतिस्पर्धी बढ़त, यानी कि कॉम्पिटिटिव एज का कोई भी नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान, एनी लॉस, ठीक है ना, किसी भी तरह का नुकसान जो है ना वो क्या होगा? विल बी अन इंक्रीजिंगली कॉस्टली लॉस टू इंडिया, वो कहीं ज़्यादा, ठीक है, भारत के लिए एक अत्यंत महंगा नुकसान होगा। ओवरऑल, तो ओवरऑल का मतलब जानते ही हैं, कुल मिलाकर या समग्र रूप से। हाउएवर, ओवरऑल, हाउएवर मतलब कि कुल मिलाकर, हालांकि जो गवर्नमेंट का जो पुश है, जो प्रयास है डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी कि जो मतलब कि जो सरकार जो है जो नए देशों को ढूंढने और उनके साथ व्यापार समझौते करने के लिए जो करे प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो पुश है, जिसमें शामिल है क्या? इंक्लूडिंग थ्रू कॉन्सर्टेड एक्टिविटी टू सील वेरियस ट्रेड डील्स, जिसमें जो है जो विभिन्न व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए जो ठोस गतिविधियां, ये जो कंसर्टेड मतलब मिला जुला, यानी कि मिलजुल कर, या आप कह सकते हैं ठोस जो गतिविधि है वो भी शामिल है। ठीक है, ये जो मतलब कि पुश है, पुश के लिए सीम आ रहा है, ठीक है ना, ये जो पुश है, ये जो प्रयास है, सिम्स टू बी बियरिंग फ्रूट, तो ये रंग लाता हुआ, ये जो गवर्नमेंट का प्रयास जो है वो रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अब जो है क्या कह रहे हैं कि इफ ओनली, नाउ इफ
अब जो है इफ ओनली इट कुड ऑल्सो इम्प्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, स्केल एंड क्वालिटी, ठीक है ना। यदि नाउ अब यदि केवल यह जो है सरकार जो है कुड ऑल्सो इम्प्रूव, अगर वो इम्प्रूव कर सकती है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को किस संदर्भ में, कॉस्ट के संबंध में, मतलब के संदर्भ में, यानी कि आपको कह सकते हैं मतलब कि सामानों की कीमत कम करने के संबंध में, और क्वालिटी के संबंध में, मतलब बड़े स्तर पर उत्पादन मतलब कि बढ़ाने और उसके क्वालिटी पर, तो इंडिया वुड रियली बिकम अ ग्लोबल कॉन्टेंडर। तो भारत जो है वो सही मायने में जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा और मजबूत खिलाड़ी, कॉन्टेंडर बन जाएगा। हमने आज वर्ड्स नहीं किए हैं, तो चलिए लास्ट में कर लेंगे। आज के इस पूरे एडिटोरियल का सीधा सा निचोड़ यही है कि भारत ने मुश्किल समय में नए बाजार ढूंढकर अपनी ताकत तो दिखाई है, लेकिन अगर हमें दुनिया का असली ट्रेड सुपर पावर बनना है तो हमें सिर्फ एक मतलब कि नए देश नहीं ढूंढने होंगे, बल्कि अपने सामानों की कीमत कम करनी होगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा और क्वालिटी को भी नंबर 1 बनाना होगा। साथ ही सर्विस सेक्टर में जो एआई का खतरा मंडरा रहा है उसके लिए भी जो है आज से ही तैयार होना पड़ेगा। अब वक्त है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। आपको क्या लगता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में हमारे आईटी और सर्विस सेक्टर की नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा है, या यह हमारे काम को और बेहतर बनाएगा? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आज के इस एनालिसिस से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा और आपने अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। देश और दुनिया के ऐसे ही गहन आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन विदा लेने से पहले हम जो हैं वर्ड्स को भी देख लेते हैं एक बार। वर्ड्स में कॉम्पिटिटिवनेस का जो मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मकता, यानी कि बाजार में टिकने या दूसरों से आगे निकलने की क्षमता, यानी कि कैपेबिलिटी, राइवलरी या फिर आपका कॉम्पिटेंस। इसका एंड हो जाएगा इनकॉम्पिटेंस, इनएबिलिटी या फिर वीकनेस। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधीकरण, यानी कि एक ही चीज पर निर्भर न रहकर अलग अलग विकल्प अपनाना, वेरी करना, एक्सपेंड करना, ब्रॉडेन करना। एंड हो जाएगा मोनेटाइज, स्टेगनेट या फिर नैरो। ठीक है। कमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य होना या तारीफ के काबिल होना। प्रेज वर्दी, एडमायरेबल या फिर लॉडेबल। एंड हो जाएगा ब्लेम वर्दी, डिप्लोरेबल या फिर क्रिटिसाइजेबल। अंडर स्कोरिंग का मतलब रेखांकित करना, हाईलाइटिंग करना, एम्फेसाइजिंग या फिर स्ट्रेसिंग। एंड हो जाएगा डाउन प्लेइंग, इग्नोरिंग या फिर ओवरलुकिंग। डिसरप्शंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस, यानी कि रुकावट। ठीक है, इंटरप्शंस या फिर ऑब्स्टिकल्स। एंड हो जाएगा कॉन्टिन्यूएशंस, अरेंजमेंट्स या फिर स्टेबिलिटी। मर्केंडाइज का मतलब सामान, गुड्स हो सकता है, कॉमोडिटीज, गुड्स या कार्गो। एंड हो जाएगा सर्विसेज, इंटेंजिबल्स या फिर नॉन एसेट्स। ठीक है। एक्नॉलेज मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, एडमिट करना या फिर एक्सेप्ट करना, कॉन्फेस्ट करना। इसका एंड हो जाएगा डिनाइड, रिजेक्टेड या डिस्प्यूटेड। रेजिलियंस का मतलब होता है मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस या फिर एडेप्टेबिलिटी। इसका एंड हो जाएगा फ्रेजिलिटी या फिर वल्नरेबिलिटी या वीकनेस। इन्फ्लेटेड मतलब सामान्य से बहुत अधिक, यानी कि एग्जेजरेटेड। और इसका एंड हो जाएगा डिफ्लेटेड, और भी होंगे जैसे एस्केलेटेड या फिर एलिवेटेड भी होता है। इसका एंड हो जाएगा रिड्यूस्ड या फिर डिक्रीज्ड। आउटपेस्ट का जो मतलब होता है मतलब तरक्की में किसी को पीछे छोड़ देना, यानी कि सरपास कर जाना, एक्सीड करना, आउटरन करना। इसका एंड हो जाएगा लैग्ड, ट्रेल्ड या फॉलोड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना या गिरावट, श्रिंकेज, रिडक्शन या डिक्लाइन। एंड हो जाएगा एक्सपेंशन, ग्रोथ या एक्सटेंशन। आउटवे का जो मतलब होता है किसी चीज को जो है मतलब कि दूसरी चीज से भारी या अधिक होना, सरपास कर जाना या फिर ओवरकम करना या फिर ओवरशेडो करना, आउटवे। एंड हो जाएगा आपको अंडरस्टेट, फेल या फॉल शॉर्ट। कॉम्प्लेसेंसी का जो मतलब होता है आत्मसंतोष, स्मगनेस, सेटिस्फेक्शन या केयरलेसनेस। एंड हो जाएगा अवेयरनेस, एंजाइटी फिर डिससेटिस्फेक्शन। कंसर्टेड का मतलब होता है मिला जुला कर या ठोस,
ज्वाइंट, यूनाइटेड या कंबाइंड, एंड हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज, सेपरेट या फिर इंडिविजुअल। कॉन्टेंडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मजबूत दावेदार हो, कॉम्पिटिटर, चैलेंजर या कैंडिडेट, एंड हो जाएगा एलाइज, सपोर्टर या नॉन पार्टिसिपेंट। इडियम फ्रेजेस भी देख लीजिए एक बार। बियर फ्रूट मतलब कि रंग लाना, कोई चीज़ सफल होना, ठीक है। गवर्नमेंट्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है रेन्यूएबल एनर्जी में इज फाइनली स्टार्टिंग टू ब्रिंग बियरिंग फ्रूट, ठीक है, टू बियर फ्रूट। तो वो आखिरकार रंग लाने लगा है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब होता है दूसरों से आगे रहने की क्षमता या प्रतिस्पर्धी बढ़त। इंडिया मस्ट एडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू मेंटेन दिस कॉम्पिटिटिव एज, अपने बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए या दूसरों से आगे रहने की क्षमता को मेंटेन करने के लिए इन द ग्लोबल आईटी सेक्टर में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है किसी के मामले में या किसी के संदर्भ में। द कंट्री इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के मामले में जो है ना, देश असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। टेक नोट का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना या संज्ञान में लेना, ठीक है, या ठीक है उस पर ध्यान ही देना ना सबसे अच्छा है। पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है ध्यान देने की ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन के को लेकर बिफोर प्लानिंग द न्यू बजट, यानी कि नया बजट प्लानिंग करने से पहले नीति निर्माताओं को बढ़ती महंगाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सेफ हेवन यानी कि ऐसा चीज़ जहाँ पर सुरक्षित हो सके, ठीक है। तो वेन एवर द स्टॉक मार्केट क्रैशेस जब भी होता है तो इन्वेस्टर रश टू गोल्ड एज अ सेफ हेवन, वो जो है गोल्ड की तरफ भागती है सेफ हेवन के रूप में। फॉलो अप ऑन का मतलब किसी पिछली घटना या कार्रवाई को आगे बढ़ाना या उसका अनुसरण करना। द एक्सपोर्ट डीप इन अप्रैल जो है ना, एक्सपोर्ट में जो कमी गिरावट आई है वो अप्रैल में, वो फॉलोड अप ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व इन मार्च। ये उसी तरह की गिरावट है जो कि मार्च में देखी गई थी, उसी को फॉलो अप किया है, ठीक है। आउटवे द लॉसेस मतलब नुकसान की भरपाई करना, यानी कि द स्मॉल गेन्स फ्रॉम यूरोपियन मार्केट जो है वर नॉट इनफ टू आउटवे द लॉसेस सफर्ड इन वेस्ट एशिया, यानी कि वेस्ट एशिया में जो नुकसान हुए हैं ना उसको भरपाई नहीं कर सकता है ये छोटे छोटे जो लाभ है वो यूरोपियन मार्केट से। ब्रॉडेन द होराइजन उसका मतलब होता है अपने दायरे या विकल्प या ज्ञान का विस्तार करना। तो नए ट्रेड डील को साइन करके भारत जो है वो कोशिश कर रही है अपने ट्रेड होराइजन को बढ़ाने की, ठीक है, उसको विस्तार करने का प्रयास हो रहा है, भारत कर रहा है। तो कल सुबह फिर इसी मतलब कि मिलेंगे आपसे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।